हेलो प्यारे बच्चों, बेटा इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है ना, उसके 2.13 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने 2.12 तक के प्रश्न कर लिए थे। 2.13 कोई भौतिक राशि एक फिजिकल क्वांटिटी है P जो चार प्रेक्षण योग्य राशियों, चार ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज A B C D पे डिपेंड करती है ये, और इससे उस प्रकार रिलेटेड है। ये किस प्रकार संबंधित है? P इक्वल टू AQB² अपॉन √C इंटू D। ए बी सी डी के मापनों में इनके जो मेजरमेंट्स हैं, इनमें जो परसेंटेज एरर्स हैं ये दे रखी हैं हमको 1%, 3%, 4%, 2% है ना। 1 में ए में 1% की एरर है, बी में 3% की है, सी में 4 की है और डी में 2 की है। राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? तो इस P के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है, यानी इनकी अलग अलग परसेंटेज एरर दे रखी है हमको, और P की परसेंटेज एरर निकालनी। तो हमको पता है कि घात जो होती है ना, तो वो इनकी इंडिविजुअल से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, और सारी की सारी क्या होती हैं, फिर जुड़ जाती हैं। यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 3.763 आती है, तो आपको परिणाम का किस प्रकार आप अप्रोक्सीमेशन करोगे, राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे, निकटन कैसे करोगे, है ना। तो बहुत आसान सवाल है ना। तो देखो परसेंटेज एरर दे रखी है हमको, ठीक है ना, यानी डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 वो कितनी दे रखी है, 1%। डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 ये हमको 3% दे रखी है। डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 ये हमें 4% दे रखी है, और डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 2% दे रखी है। ये वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं। अब हमें पता ही है कि डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इस सूत्र के हिसाब से है ना, तो ये क्या है, AQ, तो 3 आ जाएगा ना, आगे आ जाएगा 3 है ना, 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस B का कितना स्क्वायर है, तो 2 आ जाएगा आगे, डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। बहुत आसान है ना। फिर अपॉन में है भले ही, लेकिन घात ये जो एरर होती हैं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, पावर 1/2, और डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस D की पावर क्या है, 1 है, चाहे भले ही ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन सब की एरर क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और इसकी पावर 1 है, तो 1 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको दे रखी है ये रही 1%, तो 3 1% प्लस 2 इसकी 3% है ना, देखो प्लस 1/2 इसकी कितनी है, 4% प्लस 1 इंटू 2%। इनको कर दो, देखो 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2% इक्वल टू 3 6 9 2 11 2 13% है ना। तो P के अंदर कितनी एरर आएगी, 13% की एरर आएगी, ठीक है ना। तो एरर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ओके, फिर ये कह रहा है कि इस P के यदि उपयुक्त संबंध का प्रयोग करके, देखो फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया, P में परसेंटेज एरर कितनी है, इसका परिकलन मान 3.763 आता है, तो आप परिणाम का किस प्रकार अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अब देखो P के अंदर कितनी त्रुटि है, 13% है, तो एरर कितनी हो गई, 13% ऑफ P, तो ये हो गई P कितना है हमारा, इसने दिया है कैलकुलेशन इसकी 3.763 इंटू 13 अपॉन 100, ठीक है ना। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 13 अपॉन 100 को, तो ये आ जाता है 0.489 आ जाता है ये, ठीक है ना। अब देखो आप इसके डेसिमल के फर्स्ट डिजिट में ही एरर है ना, ये एरर निकल रही है, तो डेसिमल के फर्स्ट डिजिट में ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई उसके फर्स्ट डिजिट पे ही इसको राउंड ऑफ कर देंगे, डेसिमल के फर्स्ट डिजिट पे ही इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 3.763, इसको डेसिमल का फर्स्ट डिजिट ये है। अब ये 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया, 3.8। इसका जो मान है वो कितना आ गया, 3.8 बोलेंगे अपन। 3.763 की जगह इसको क्या कहेंगे, 3.8 कहेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न है। फिर इसके बाद अगला देखिए, ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है, डायमेंशंस के ऊपर है, घात के ऊपर है ना। देखो किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, प्रिंटिंग एरर्स है, किसी बुक में आवर्त गति कर रहे है ना, जो
आवर्त गति का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया, है ना। तो यहाँ से ऐसे गया वापस, या ऐसे समझो ऐसे गया और फिर वापस से ऐसे आया, ठीक है ना। तो ये एक आवर्त हो जाता है इसमें। तो ये हार्मोनिक मोशन बोल दो इसको, चाहे ऑसिलेटिंग मोशन बोल दो। कण के विस्थापन के 4 निम्न सूत्र दिए गए, ये डिस्प्लेसमेंट के 4 सूत्र दे रखे हैं, ABCD, है ना। इनमें कह रहा है ए कण का अधिकतम विस्थापन है, V कण की चाल है ना, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी स्पीड है, T इसका टाइम पीरियड है। अब ये कह रहा है डायमेंशनल बेसिस पे गलत सूत्रों को निकाल दीजिए, इनमें से जो गलत हैं उनको हटा दो। अर्थात बताने हमको कि डायमेंशनल आधार पे, डायमेंशंस के आधार पे कौन से सूत्र सही नहीं हैं, इनकरेक्ट हैं, ये हमें निकालना है। तो देखो बहुत आसान है, ए किया मैंने, y इक्वल टू ए साइन 2πt/t, है ना। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, देखो है ना, कह रहा है ना ये खुद, आवर्त गति कर रहे कण के विस्थापन, कण के विस्थापन के 4 सूत्र हैं ये। तो विस्थापन क्या होता है बताओ, विस्थापन की L होती है ना बेमा, लेंथ होता है, दूरी होती है। ए क्या है, कण का अधिकतम विस्थापन, तो इसकी विमा भी क्या हो गई, L हो गई। फिर साइन 2π क्या है, एक कांस्टेंट है तो इसकी कोई विमा नहीं होती। फिर t समय है तो t, और अपॉन t ये बटे में t है। तो देखो ये जो है ना इसकी विमाहीन आनी चाहिए, क्योंकि ये साइन थीटा है। थीटा क्या होता है, कोण होता है। तो कोण कैसा होता है बताओ, विमाहीन होता है कि नहीं होता है ना। देखो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो देखो ये भी लंबाई है और ये भी त्रिज्या भी क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई से लंबाई कट गई तो क्या हो गया, विमाहीन हो गया कि नहीं हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये राशि विमाहीन होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो आ रहा है ना, देखो इसमें t से t कट गया तो ये क्या आ गया, डायमेंशन लेस आ गई, है ना। तो देखो ये ठीक है और ये इस L से L, तो ये क्या है, करेक्ट है, ये विमीय आधार पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो आगे वाले करोगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड है y इक्वल टू ए साइन VT, है ना। y क्या है, अधिकतम कण का विस्थापन है ये, तो ये इसकी L हो गई। a कण का अधिकतम विस्थापन है, इसकी भी L हो गई। साइन v क्या है, चाल, स्पीड है, स्पीड की क्या होती है, L/T होती है ना, LT-1 बोल दो या L/T, इनटू ये क्या हो गया t, है ना। अब देखो आप t से t कैंसिल हो गया तो L आ गया कि नहीं आ गया इसमें, तो ये क्या आ गया, L साइन L। तो ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ L तो क्या है, एक लंबाई है, जबकि यहाँ क्या आनी चाहिए, थीटा आना चाहिए, यानी विमाहीन राशि आनी चाहिए। इसकी तो विमा आ रही है, L⁻1 आ रही है इसकी, है ना। तो ये क्या है बताओ, इनकरेक्ट है, डायमेंशनल आधार पे ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें प्रिंटिंग एरर है इसके अंदर। फिर C देखो आप, C है A/T, y इक्वल टू A/T साइन T/A, है ना। अब देखो मैंने इसका y का L, A का क्या है L/T साइन T क्या है, समय है, और A क्या है, विस्थापन है, T/L। देखो ये T/L ये विमाहीन नहीं है ना, क्योंकि ये क्या आ गया, L⁻⁻1 इंटू T आ गया, और ये भी क्या है, L⁻T- हो गया, ये L⁻⁻1 और ये हो गया साइन L⁻⁻1 इंटू T, ठीक है। तो ये गलत है कि नहीं है, क्योंकि ये साइन थीटा, तो थीटा क्या आनी चाहिए, एक विमाहीन राशि आनी चाहिए, जबकि ये नहीं है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, डायमेंशनल बेस पे ये क्या है, इनकरेक्ट है। फिर इसका लास्ट D है, D ये है देखो, A√2 y इक्वल टू A√2 y इक्वल टू है ये, है ना, y इक्वल टू A√2 साइन 2πt/t प्लस कॉस 2πt/t, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, y इक्वल टू A√2 साइन 2πt/t प्लस कॉस 2πt/t, ठीक है। अब इसकी मैंने डायमेंशंस निकाली, तो देखो बच्चों ये y की क्या होगी बेटा, L, A मैक्सिमम विस्थापन है, और √2 ये एक अंक है तो गुणा करने पे यही आएगा, L विमा आ गई। फिर साइन, है ना। अब 2π वही वापस से कांस्टेंट है, T/T, तो देखो T/T
प्लस कॉस 2 पाई कांस्टेंट है t अपॉन टी। तो देखो ये t से t कट गया, विमाहीन आ गया, t से t कट गया, विमाहीन आ गया, प्लस ये विमाहीन बन गया अपने आप में, क्योंकि साइन थीटा की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना, ऐसे कॉस थीटा की भी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो इसकी और इसकी भी माए क्या है, सेम है, तभी आप सेम चीज़ को सेम चीज़ में जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, डायमेंशनल आधार पर करेक्ट है, और इधर l बराबर l है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इसका क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, एक अंक एक मान आ जाएगा, तो l इक्वल टू l। तो ये डायमेंशनल बेस पे क्या है, करेक्ट है, ये डायमेंशनल आधार पे करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि a सही था डायमेंशन बेस पे, b गलत था, है ना, c गलत था और d सही है। तो a और d सही हैं और b और c डायमेंशनल बेस पे क्या है, गलत हैं। और तो देखो बेटा, जो सूत्र डायमेंशन के आधार पर ही गलत सिद्ध हो गया तो वो तो 100% ही गलत है, लेकिन अगर कोई सूत्र जो है वो डायमेंशन आधार पर सही है तो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में सही हो, क्योंकि जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, उनमें अंतर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध है ना, एक रिलेशन है फिजिक्स में, जो किसी कण के चल द्रव्यमान, मूविंग मास, है ना। तो देखो इसमें मूविंग मास m0, तो देखो हमको ये चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखा है मूविंग मास, क्या दे रखा है हमको, m0, ओके। विराम द्रव्यमान रेस्ट मास, नहीं मूविंग मास तो m है, मूविंग मास क्या है, m है, और रेस्ट मास जो है इसका, विराम अवस्था पे मास क्या है, m0 है, इसको m0 बोला है इसने। इसकी चाल v, स्पीड क्या है इसकी, v है, चाल v, ठीक है, और प्रकाश की चाल c के बीच संबंध है, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c। इन चार चीज़ों के बीच एक संबंध दे रखा है हमको, है ना, के बीच एक संबंध है। यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत, जो रिलेटिविटी थ्योरी है उनकी, उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था ये रिलेशन, है ना। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, रिकॉल करता है, याद करने का मतलब क्या है, उसको मेमोरी में आ जाता है, उसकी में रिकॉल करता है वो, लेकिन स्थिरांक c को लगाना भूल जाता है, लेकिन कांस्टेंट c लगाना भूल जाता है। ये जो प्रकाश की चाल है इसको लगाना वो भूल जाता है ना। वह इस प्रकार लिख देता है इसको, m इक्वल टू m0 बटे 1 माइनस v स्क्वायर की घात 1/2, ऐसे लिख देता है इसको, ठीक है, ऐसे लिख दिया। लगाइए कि बताइए लगाइए कि c कहाँ लगेगा, बताइए कि c कहाँ लगेगा इसके अंदर, क्योंकि देखो m, m0, v और c के बीच एक रिलेशन है ये। अब ये c लगाना भूल गया ये बच्चा, ठीक है ना। तो अब हमको ये बताना है कि c कहाँ लगेगा। अच्छा, अब देखो बेटा, डायमेंशन से आधार पर देखो अब आप इसको, ये मास है तो मास की m होती है ना, यस, m0 भी क्या है, चाहे भले ही ये चल द्रव्यमान है, ये इसका रेस्ट मास है, तो मास ही होता है, चाहे चल मास हो चाहे रेस्ट मास हो, तो ये भी क्या हो गया, m हो गया, बटे 1 माइनस v स्क्वायर, v क्या होता है देखो, चाल बटे वो दूरी बटे समय, तो l अपॉन टी, तो एल टी माइनस 1 हो गया, तो ये 1 माइनस एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और इसकी घात 2 हो गया, है ना, इसकी घात क्या हो गई, 2 हो गई। अच्छा, अब देखो आप कि ये क्या है, 1 माइनस एल टी माइनस, क्योंकि देखो m बराबर m आना चाहिए, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, तभी तो m बराबर m आएगा, है ना। अच्छा, अब देखो ये अंक है तो इसका मतलब ये भी अंक आना चाहिए, है ना। अब ये अंक कब आएगा, जब इस चीज़ से सेम ऐसी चीज़ नीचे कटेगी, जब सेम चीज़ इसके नीचे भी होगी तब जाके तो कटेगा ये, और फिर अंक में से अंक का स्क्वायर करोगे तो वो अंक ही आ जाएगा। समझे नहीं समझे बात। तो इसका मतलब c कहाँ होना चाहिए, यहाँ इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, v स्क्वायर बटे c स्क्वायर की घात 1/2। तो उससे क्या होगा, v स्क्वायर की जो डायमेंशन होंगी वो c स्क्वायर की डायमेंशन से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, क्योंकि v भी वेग है और c भी क्या है, वेग है, प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब c कहाँ लगना चाहिए, v स्क्वायर के नीचे लगना चाहिए, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो सही जो फॉर्मूला है, करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर 1/2, ये होना चाहिए,
है ना, क्योंकि तो वी स्क्वायर से सी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो कैंसिल हो जाएंगी, फिर अंक में से अंक घटाओगे और उसका अंडर रूट लोगे तो अंक ही आएगा, तो m बराबर m0, अपने आप इन दोनों की विमाएँ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देख के बता सकते हैं कि कोई चीज़ अगर छूट गई है हमसे तो उसको वो कहाँ लगेगी उस सूत्र के अंदर, क्योंकि दोनों तरफ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है परमाणविक पैमाने पर, है ना, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक स्केल। परमाणविक पैमाने का मतलब क्या होता है, एटॉमिक स्केल पे लंबाई का सुविधाजनक मात्रक, है ना, लेंथ का जो एक यूनिट है वो है एंगस्ट्रम, और इसे एंगस्ट्रम यानी 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ये अपन को पता है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू, या इसने ऐसे देखो दे रखा है हमको 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ये एंगस्ट्रम क्या है, बहुत छोटी इकाई है ना। देखो ऐसे समझो आप, 10⁻⁻10 मीटर का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/10⁻10 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर अगर कोई लंबा एक छड़ है, उसके 10⁻10 हिस्से कर दो आप, है ना। 10⁻10 हिस्से का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे 10 0, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इतने हिस्से कर दो आप इसके 1 मीटर की कोई छड़ के, तो जो एक हिस्सा होगा वो 1 एंगस्ट्रम के बराबर होगा, उसकी लंबाई। कितने हिस्से करेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 1 मीटर लंबी छड़ के 10 अरब हिस्से अगर आप कर देते हो, 10 अरब टुकड़े कर देते हो 1 मीटर लंबी उसके, तो बताओ कितना छोटा आएगा वो। तो वो जो एक छोटा सा पीस होगा उसकी लंबाई 1 एंगस्ट्रम होगी, है ना। तो एंगस्ट्रम क्या है, ये बहुत छोटी इकाई, यानी परमाणविक स्तर की इकाई हो गई, ये एटॉमिक स्केल की यूनिट हो गई। अब ये कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप, आमाप का मतलब होता है साइज, और इसका मतलब होता है रेडियस, ऐसे समझ लो आप। ठीक है ना, परमाणु का जो साइज है, ऐसे समझ लो बेटा, परमाणु वैसे ही बहुत छोटा होता है कि नहीं होता है, तो जो इसकी डायमीटर होती है वही इसकी लगभग रेडियस मान लेते हैं हम, है ना। तो साइज को हम किससे मान के चलेंगे, रेडियस से, क्योंकि वैसे तो देखो व्यास और त्रिज्या दुगने आधे का संबंध होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बहुत छोटे स्तर की होती है, तो साइज का मतलब आमाप को हम रेडियस से ही डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी हमको रेडियस दे रखी है ना, उसकी एटम की। हाइड्रोजन का एक एटम है, परमाणु है, उसकी साइज 0.5 एंगस्ट्रम, इसका मतलब रेडियस दे रखी है आपको 0.5 एंगस्ट्रम। इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर आ गई, इतनी रेडियस दे रखी है। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का मीटर क्यूब में कुल आणविक आयतन कितना होगा, है ना। 1 मोल लिए, 1 मोल में आपको पता ही कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। एवोगाड्रो संख्या होती है ना, एवोगाड्रो नंबर। अब उसका मीटर क्यूब में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है ना, आणविक आयतन कितना होगा। अब आप देखो बेटा कि ये क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या। अब ये कैसा होता है, स्फेरिकल आकार का होता है ना, गोलाकार होता है परमाणु जो होता है ना, तो गोले की आयतन हमको पता है कितना होता है, 4/3 πr³। क्या होता है, 4/3। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमको पता है कितना होता है, 4/3 πr³, है ना। तो इसमें रख दो आप, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम इससे निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम वो कितना निकल गया, 4/3 गुणा पाई कितना होता है 3.14, आर कितनी है, ये रही 0.5 × 10⁻⁻10 का क्या हो गया, क्यूब। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4/3 πr³ को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो अच्छा फिर इसको आपको किससे और गुणा करना है ना, क्योंकि 1 मोल का और निकालना चाह रहे हैं ना अपन, किसका निकालना चाह रहे हैं अपन, 1 मोल का निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको 6.02 × 10⁻23 से और गुणा करेंगे, लेकिन इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.523 × 10⁻30, है ना। अब ये त्रिज्या मीटर में तो क्या आ गया, ये मीटर क्यूब में आ गया कि नहीं आ गया, किस में आ गया, मीटर क्यूब में। ये 1 हाइड्रोजन एटम का आया, अब 1 मोल का निकाल लो, तो इसको उससे गुणा कर देंगे, इसलिए
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, इंटू इससे गुणा कर दो 0.523 इंटू 10⁻30, ठीक है ना, क्या आ गया ये मीटर क्यूब में आ गया। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लगभग आ जाता है 3.15 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा उन हाइड्रोजन एटम्स का जो वॉल्यूम है 1 मोल का, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखो आप, किसी आदर्श गैस का 1 मोल ग्राम अणुक, है ना, ग्राम अणु मानक ताप व दाब पर 22.4 लीटर आयतन होता है, ठीक है ना, आदर्श गैस का है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणविक आयतन का अनुपात क्या है। हाइड्रोजन के अणु की आमाप लगभग 1 एंगस्ट्रम मानिए, ठीक है ना, उसकी साइज क्या मान रहा है, अणु की है ये, है ना। तो हाइड्रोजन का अणु क्या होता है, H2 होता है, नहीं ये एक H और ये एक H है, तो इसकी ये साइज दे रखी है, ठीक है ना। तो इसकी क्या निकालेंगे, आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी ना, हालांकि त्रिज्या नहीं, इसका एक का व्यास निकलेगा, मैंने बताया था ना आपको, लेकिन आमाप और ये इसमें क्या है, इसको एक ही मान लेते हैं हम, है ना, त्रिज्या और इसके व्यास को, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो इसकी R कितनी हो गई, R हो गई 0.5 एंगस्ट्रम, है ना, क्योंकि इसकी 1 एंगस्ट्रम दे रखी है ना हाइड्रोजन के अणु की आमाप, तो हाइड्रोजन के परमाणु की कितनी हो गई 0.5 एंगस्ट्रम हो गई, और उसके परमाणु की आमाप को ही हम क्या मान के चल रहे हैं, उसको ही हम उसकी रेडियस मान रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 मोल जो होता है ना, कोई गैस है ना, तो उसका जो ग्राम अणु, ग्राम मॉलिक्यूलर जो उसका वो है कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, हमको पता है कितना होता है उसका, तब मोलर वॉल्यूम है ये, है ना, मोलर वॉल्यूम हमको दे रखा है 22.4 लीटर, है ना। अब देखो बेटा ऐसे समझो आप कि कोई 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की टंकी है ना, ऐसे समझ लो, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर की क्या है, एक टंकी है, ऐसे मैंने एक टंकी बना दी है ना, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी क्या है, 1 मीटर है। तो इसके अंदर 1000 लीटर पानी आता है, कितना आता है, 1000 लीटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, 1000 लीटर, है ना। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 1000 लीटर। ये इधर 1 करूँगा तो इधर ये 1/10⁻³ आ जाएगा ना, है ना, या 1 लीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो देखो इसका मोलर वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर है, तो 1 लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकता हूँ मैं, तो 22.4 लीटर क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा ये, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम कितना हो गया इसका, मोलर वॉल्यूम हो गया इसका 22.4, है ना, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें ये 1 एंगस्ट्रम, इसी की पूरे की मॉलिक्यूल की साइज दे रखी थी, ये किसकी दे रखी थी, मॉलिक्यूल की साइज दे रखी थी ये, है ना। तो एक तरह से मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो कितना हो गया, 1 एंगस्ट्रम हो गया, मॉलिक्यूल का रेडियस कितना हो गया, 1, क्योंकि ये जो मोलर वॉल्यूम है ये मॉलिक्यूल का है, कह रहा है देखो ये एक आदर्श गैस के 1 मोल ग्राम अणुक, है ना, अणु के रूप में उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर, नहीं 22.4 लीटर वो गैस के अणुओं का होता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे अणु की बात करेंगे। तो ये तो किसकी थी, परमाणु की थी त्रिज्या, और ये किसकी है, अणु की त्रिज्या है, समझ गए ना बात, है ना। ये किसकी त्रिज्या है, अणु की त्रिज्या है ना। अच्छा अब इसका ये मोलर किस में आ गया, अब ये मीटर क्यूब में आ गया। अब हम निकालेंगे 1 मोल जो हाइड्रोजन के अणु हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना, सिर्फ हाइड्रोजन के। अब ये तो क्या है, हाइड्रोजन गैस के,
ये जो है ये हाइड्रोजन गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो उसका जो मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल का आयतन इतना हो गया, है ना। अब अगर माना आपने 1 मोल अलग से ले लिए, हाइड्रोजन के अणु ले लिए, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन के एक अणु का कितना हो गया? तो 4/3 पाई, और R1 हो गई कि नहीं हो गई इसकी? 1 क्यूब हो गई, है ना। क्या हो गई ये? 1 क्यूब हो गई, है ना। अब देखो पिछली बार अपन ने 0.5 निकाला था ना, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया? 4/3 × 3.14, और ये क्या है? 1 एंगस्ट्रम है ये। 1 क्या है? एंगस्ट्रम है। तो देखो इस एंगस्ट्रम को हम उसमें चेंज करेंगे, तो 1 × 10⁻⁻10। तो देखो इसको ऐसे लिखूंगा, 1 × 10⁻⁻10 का क्या हो गया? होल क्यूब। तो देखो ये 1 को 1 ही करेंगे तो 10⁻30 हो गया। ये कितना हो गया? 10⁻30, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट में अभी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। तो देखो 4 को मैंने गुणा किया 3.14 से, है ना, इक्वल टू 12.56 आ गया, फिर इसमें भाग दिया मैंने 3 का, है ना। तो ये आ गया 4.186, तो 4.19 कर दिया मैंने इंटू 10⁻30, ठीक है ना। ये किसका आया? हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का आया। अब मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए मैंने? 1 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के अणुओं का कितना हो जाएगा? देखो बेटा बहुत आसान है, तो इसको 6.022 से गुणा कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.19 इंटू 10⁻30, ठीक है। तो ये देखो इसको मैंने गुणा कर दिया, 6.022 को गुणा किया मैंने 4.19 से, तो यह आ गया 25.23 इंटू 10⁻7 हो जाएगा ना ये, है ना। और देखो इसको 1 से इधर खिसका दूंगा इसको, तो अगर माना 2.5 इसको अगर मैं ले लेता हूँ तो ये 10⁻6 हो गया, है ना, 10⁻6। अब ये किस में आ रहा? मीटर में ली थी ना ये त्रिज्या, तो ये किस में आ गया? मीटर क्यूब में आ गया इसका वॉल्यूम, है ना। अब ये कह रहा है कि इनका रेशो क्या है ना, यानी जो मोलर वॉल्यूम है उसका ग्राम अणु, ये कह रहा ना, देखो ये है ना, हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन जो उसका मोलर वॉल्यूम है गैस का, तथा उसके 1 मोल के परमाणविक आयतन का अनुपात क्या है, ठीक है ना। 1 मोल के जो उसका परमाणविक आयतन है उसका अनुपात क्या है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के अणु की साइज हमको दे रखी है इसने, ठीक है। तो इसी के आधार पे तो निकाला था हमने, तो अब इसमें इसका क्या दे देंगे? हम भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा? रेशो निकल गया, है ना। रेशो कितना आ गया? ये मोलर वॉल्यूम था ना इसका 22.4 गुणा 10 की घात कितना? -3 मीटर क्यूब बटे ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो देखो 22.4 में 2.5 का भाग दे दो अब आप, है ना। 22.4 में भाग दिया मैंने 2.5 का, तो ये आ गया 8.96 इंटू 10⁻6, ऊपर से +6 जाएंगे तो ये क्या आ गया? 10⁻3, है ना। और इसको मैं 10 मान लूँ लगभग, है ना, तो 10 इंटू 10⁻3 क्या आ गया? लगभग 10⁻4। आई ना बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोलर वॉल्यूम है ना, वो इंडिविजुअल जो 1 मोल वो होंगे उसके आयतन जो होगा उसका कितना गुना है? ये 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 10,000 गुना। 10 की घात 3 1000 होता है, 10 की घात 10,000 गुना। इसका मतलब क्या है कि जो गैस होती है ना, गैस जो है वो उसके परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? उनमें इंटर एटॉमिक जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। गैस के अंदर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस जो होता है वो क्या होता है? लार्ज या वेरी लार्ज होता है। और अब ये वाला लिया था, ये क्या था? ये हमने उनके 1 मोल का कैलकुलेट किया था, है ना, कि एक उसका वॉल्यूम कितना है
एक मॉलिक्यूल का, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है ना। तो अब ये तो क्या बिल्कुल पास पास सटा के लिए हमने, ऐसे मानो आप इनकी तो कैलकुलेट किया है, उसको सिंपली गुणा किया है, उसके अणु के वॉल्यूम्स को 6.022 से क्या किया, सिंपली गुणा किया है। जबकि ये क्या दर्शाता है कि एक मोल को अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी बर्तन में भर के रखेंगे तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, है ना, आई ना बस में। तो इसका वॉल्यूम अलग अलग उनको अगर जोड़ के करोगे तो उसका कितना गुना होगा, 10 की घात 4 गुना होगा। और ये इतना अधिक क्यों आ रहा है, ये पूछ रहा है ना कि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, तो ये इसलिए आ रही है कि गैस के अंदर जो इंटर एटॉमिक जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बहुत आसान सा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये एक सामान्य प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए, है ना। इस सामान्य प्रेक्षण की, यदि आप तीव्र गति से चलती हुई किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हो तो जो पास में पेड़ मकान आदि जो होते हैं वो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते हमको दिखते हैं, है ना। परंतु जो दूर के पिंड हैं, माना जैसे पहाड़ी हैं बहुत दूर, माना है ना, कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी कोई नज़र आ रही है ना, वो पहाड़ी या चंद्रमा या तारे आदि हमको कैसे लगते हैं, स्थिर प्रतीत होते हैं। या ऐसे समझो आप कि कई बार ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे साथ साथ क्या हैं, चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, तो अब देखो बहुत आसान प्रश्न है ये। माना यहाँ आप इस जगह पे हो, किसी रेलगाड़ी में चल रहे हो, है ना, और यहाँ किसी आप पेड़ को देख रहे हो, ये पेड़ है, ये तो क्या ट्री है, और ये रेल है। अब माना थोड़ी देर बाद आपकी रेल यहाँ पहुँच गई, इस जगह पहुँच गई, है ना, तो अब इस पेड़, है ना, और आपकी रेलगाड़ी की जो दोनों स्थिति हैं उनके बीच में ये वाला कोण हो गया कि नहीं हो गया, ये थीटा हो गया। ये आपकी ए पोजीशन है और ये आपकी क्या है, बी पोजीशन है, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू इतनी हो गई। अब देखो अगर ये जो ट्री है ये पास न होके ये दूर की कोई बात हो गई, तो बहुत पहाड़ी है कोई दूर 10-5 किलोमीटर दूर जिसकी चोटी दिखाई दे रही है हमको, है ना, या चंद्रमा हमसे बहुत दूर है ना, तो ऐसे समझो ये चंद्रमा हो गया, है ना। अब इसकी दूरी ज़्यादा है कि नहीं है ना, तो ऐसे समझो यहाँ से लेके और ये यहाँ पे हूँ मैं इस जगह पे, है ना, और यही सेम देखो जो इसमें चली थी इतनी ही दूरी मैंने यहाँ चली, ये इतनी ही दूरी मैंने कहाँ चली, इसमें यहाँ चली, ठीक है ना। देखो जो इतनी थी वही इतनी मैंने यहाँ कर ली। अब इसका कोण देखो आप, इसका कोण सिर्फ इतना सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका कोण ज़्यादा था और ये कोण क्या है, कम है। तो ये तो मैंने देखो पेपर पे दर्शाया है। अब आप सोचो कि चंद्रमा हमको कितनी दूर है, तो वो जो कोण आएगा वो क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। इस दूरी के लिए वो जो कोण होगा चंद्रमा पे या तारे पे जो कोण होगा वो क्या होगा, है ना, बहुत कम आएगा। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए ये तो हमको तेजी से विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा आपेक्षिक गति की वजह से होता है, रिलेटिव मोशन की वजह से होता है ना, तो इसलिए ये तो तेजी से विपरीत दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। जबकि ये हमको स्थिर लगते हैं या ऐसे लगते हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो भी यहीं दिखेगा हमको ये, और यहाँ से देखोगे तो भी हमारी सीध में ही दिखेगा। आई ना पसंद में, ठीक है ना। तो क्यों है बताओ ये, क्योंकि जो एंगल बन रहा है ना, प्रेक्षक की दोनों जो स्थितियां हैं उनसे जो उस तारे पे या पहाड़ी पे चंद्रमा पे जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए ये हमको स्थिर अवस्था में या हमारे साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर है। अच्छा अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है अगला वाला 2.19, है ना। देखो ये क्या कह रहा है कि जो पास के स्टार होते हैं उनकी दूरियां ज्ञात करने के लिए, है ना, हालांकि जो स्टार हैं वे अपने से कोई इतने नज़दीक भी नहीं है, बहुत दूर हैं ये, है ना, लेकिन फिर भी जो पास के स्टार हैं उनकी दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग 2.3 वो पैरेलैक्स जो मेथड है, लंबन सिद्धांत, पैरेलैक्स मेथड का उपयोग किया जाता है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतराल पर, है ना, तो देखो बेटा ऐसे समझो ये सूर्य है और ये क्या है, हमारी पृथ्वी है ना, तो 6 महीने के अंतराल पर यहाँ और यहाँ होगी कि नहीं होगी,
यहाँ होगी धरती और दूसरी यहाँ होगी, क्योंकि 12 महीने में तो वापस घूम के यहीं आ जाती कि नहीं आ जाती है ये। तो 6 महीने पर कितनी होगी बताओ, व्यास के बराबर दूरी होगी कि नहीं होगी, इसमें कितनी दूरी होगी, व्यास के बराबर होगी 6 महीने की पोजीशंस में। तो 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी 2 स्थानों को मिलाने वाली आधार रेखा AB है। तो पृथ्वी की 2 स्थान मिला दिए ना अपन ने, तो ये आधार रेखा हो गई AB। तो ये AB क्या हो गई बताओ, जो पृथ्वी का जो परिभ्रमण पथ है उसका व्यास हो गया कि नहीं हो गया, या ऐसे समझो ये सूर्य है ना, और ये पृथ्वी है। तो एक तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई, क्या हो गई, वो त्रिज्या हो गई उस परिभ्रमण पथ की। और ये दूरी हमको पता है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती कि नहीं होती है, 1.5 × 10⁻11 मीटर्स होती है ये। और इसको जब 1.5 को दुगना कर देते तो ये व्यास निकल जाता है, तो 3 × 10⁻11 मीटर है। ठीक है, तो ये कह रहा है, अर्थात आधार रेखा जो उसकी बेस लाइन है पृथ्वी की कक्षा के व्यास है ना, तो ये इसके परिभ्रमण पथ की बेस लाइन हो गई ना ये, तो ये कितनी है 3 × 10⁻11 के लगभग बराबर है। लेकिन चूंकि निकटवर्ती तारे भी, जो निकटतम तारे वो भी हमसे इतनी दूर हैं कि इतनी लंबी आधार रेखा होने के बावजूद भी है ना, वे कितना मात्र चाप के केवल 1 आर्क सेकंड के रेंज का लंबन प्रदर्शित करते हैं, है ना, मात्र कितना 1 आर्क सेकंड का कोण बनाते हैं। अब 1 आर्क सेकंड क्या है, देखो बेटा 1 डिग्री जो होती है ना, अब बताओ 1 डिग्री का कोण कितना सा हुआ, है ना, देखो ये 90 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है, ये लगभग 30 डिग्री का हो गया, ये लगभग 15 डिग्री का, तो 1 डिग्री का तो लगभग इतना सा ही हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे समझो आप, ये कोण 1 डिग्री का हुआ। अब इस 1 डिग्री के कोण के आप वापस 60 हिस्से करो तो वो 1 आर्क मिनट होगा, है ना, तो नज़र ही नहीं आएगा ना आपको ये कितना कम हो गया। और फिर उस 1 डिग्री के आपने वापस 60 हिस्से करे तो 1 आर्क मिनट मिला, और 1 आर्क मिनट के वापस से 60 हिस्से करो आप, तब जाके आपको 1 आर्क सेकंड मिलेगा। तो बताओ वो कितना सूक्ष्म कोण हो गया, है ना। तो देखो बेटा कि ये इतनी दूर है हमसे कि 3 × 10⁻11 मीटर की बेस लाइन भी उस तारे पे कितना कोण बना रही है, मात्र 1 आर्क सेकंड का कोण बना रही है। तो इतनी दूरी पे है ये हमसे, है ना, ये दर्शाया गया इसके अंदर। तो खगोलीय पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, पारसेक, PARSEC, पारसेक बोलते हैं। यह किसी पिंड की वह दूरी है, पारसेक वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर, है ना। तो पृथ्वी से सूर्य, तो ये इस परिभ्रमण पथ की त्रिज्या होगी कि नहीं हो गई, है ना, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा, है ना, तो ये इसकी त्रिज्या के बराबर है ना, और ये 1.5 × 10⁻11 मीटर्स होती है त्रिज्या, और व्यास कितना होता है 3 × 10⁻11 मीटर्स हो गया। तो इतनी दूरी के बराबर आधार रेखा के 2 विपरीत किनारों से चाप के 1 आर्क सेकंड का लंबन प्रदर्शित करती है। तो वो दूरी जो है वो क्या कहलाती है, 1 पारसेक कहलाती है। अब ये कह रहा है कि मीटरों में पारसेक कितना होता है, यानी पारसेक में और मीटर में रिलेशन आपसे ये पूछ रहा है, किस किस में, मीटर में और पारसेक में आपसे रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो बेटा क्या समझ में आया आपकी में कि ये जो परिभ्रमण पथ है इसका, ठीक है ना, तो ये इसकी त्रिज्या होगी नहीं हो गई, है ना, ये त्रिज्या है ना कितना 1 आर्क सेकंड का कोण बनाए, है ना, ये दूरी कितनी है 1.5 × 10⁻11 मीटर्स, है ना, और कितने का कोण दे रखा है हमको 1 आर्क सेकंड का। तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखो ये कैपिटल D लेते हैं हम, इसको स्मॉल d लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो ये जो ये कैपिटल D है ये 1 पारसेक होगी, कितनी होगी ये, इक्वल टू 1 पारसेक होगी, है ना। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी या पृथ्वी का जो परिभ्रमण पथ है उसकी त्रिज्या के बराबर अगर हम आधार रेखा ले लें, AB बेस लाइन अगर हम ले लें, और वो बेस लाइन किसी बिंदु पे कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही हो, 1 आर्क सेकंड का कोण अगर अंतरित कर रही हो, ये जो थीटा है कितना 1 आर्क सेकंड, ठीक है, और ये कितनी है 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। तो ये जो दूरी है ये 1 पारसेक होगी, कितनी होगी ये 1 पारसेक होगी, है ना। अब हमें पता है देखो थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो इसको चाप मान सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी दूरी है, तो लंबी दूरी पे ये जो है और ये दोनों क्या हो जाती हैं, एक ही हो जाती हैं,
ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, d/d है ना। अब ये d निकालना है ना हमको, तो इसके नीचे एक कर लिया, तो d बराबर क्या हो गया, d/थीटा, ठीक है ना। तो ये d निकालूंगा अब मैं। अब d ये मीटर में दे रखी है और थीटा किस में दे रखा है आपको, ये पारसेक में, उसमें 1 आर्क सेकंड में दे रखा है। किस में दे रखा है, आर्क सेकंड में। तो अब आपको आर्क सेकंड से किसकी तरफ जाना है, रेडियन की तरफ जाना है। किस में चेंज करना पड़ेगा, इसे रेडियंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने चेंज किया 1 आर्क सेकंड, है ना। देखो बहुत अच्छा मेथड है ये, इसी मेथड को यूज किया करो आप भी। तो 1 आर्क सेकंड से आर्क सेकंड कटेगा, है ना। तो ऊपर क्या आएगा बताओ, 1 आर्क मिनट, और नीचे क्या आ गया, 60 आर्क सेकंड, क्योंकि एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं। देखो आर्क सेकंड से आर्क सेकंड कट गया। अब आपको आर्क मिनट काटना है ना। तो 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 आर्क मिनट होते हैं। तो देखो आर्क मिनट से आर्क मिनट कट गया। अब आपको डिग्री भी काटनी है, क्या लाना है, रेडियन लाना है ना। तो हमें पता है कि पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो 180 डिग्री से ये डिग्री से डिग्री कट गया। तो देखो 1 आर्क सेकंड बराबर क्या आ गया, 1 गुणा 1, यानी ये 1/60 गुणा 1/60 गुणा π/180, और ये क्या आ गया, रेडियन आ गया, ठीक है ना। और जब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट जब करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो आती है 4.84 × 10⁻⁻6 रेडियन। जब इसको गुणा, ये 3.14 में 60 और 180 का जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4.18 × 10⁻⁻4 रेडियंस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, है ना। अब आप ये निकाल सकते हो d, है ना। तो d क्या हो गई, d/थीटा, कैपिटल D बराबर स्मॉल d/थीटा। तो स्मॉल d कितनी है, ये 1.5 × 10⁻11। फिर इसमें जब 4.18 × 10⁻⁻4 का जब आप भाग दोगे, है ना, तो ये आ जाता है 3.09 × 10⁻16 मीटर, या अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁻16 मीटर। ये किसके आगे, इधर क्या है, ये 1 पारसेक आ गया कि नहीं आ गया, इधर की तरफ क्या आ गया, ये 1 पारसेक आ गया, ठीक है ना। तो 1 पारसेक इक्वल टू क्या आ गया, 3 × 10⁻16 मीटर्स, यानी 1 पारसेक जो लंबाई है वो किसके बराबर है, लगभग 3 × 10⁻16 मीटर। सोचो आप, है ना, इतने मीटर्स हो गए, या इसको 3 × 10⁻13 किलोमीटर हो गए। इतनी बड़ी जो दूरी है वो क्या है, पारसेक है ये, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। और देखो बेटा, ये फिजिक्स पढ़ने का या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का यही तरीका है, आप आराम से एक एक चीज़ को समझ के पढ़ो, भागना नहीं है अपन को। क्योंकि पहले अच्छी तरह से थ्योरी पढ़ो मन लगा के, फिर एक एक मन लगा के इनको क्वेश्चंस को समझ के करो। तो शुरुआत के 2-4 चैप्टर्स को आप अगर अच्छी तरह से कर लोगे, ऐसे मन लगा के दिल से कर लोगे, तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। मेन चीज़ है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को कैसे पैदा किया जाए, है ना। फिर आपको जो राह जो है वो आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल।